सुप्रभात बच्चों। आज अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी ले लें कि आज हिंदी दिवस है और मैं एक हिंदी के शिक्षक होने के नाते आप लोग हिंदी के क्लास में उपस्थित हैं, इसलिए हिंदी के संदर्भ में मैं कुछ बता देना चाहूँगा। हिंदी एक भाषा है और इसकी उत्पत्ति, लोगों का कहना है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हिंदी की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है ना। हाँ, ये बात है कि संस्कृत के बहुत से शब्द का प्रयोग हिंदी में होने लगा है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में होने लगा है। इसलिए लोग की यह अंधविश्वास है, लोगों की यह धारणा है ना, कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदी अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है, इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। और तो ये तो आप लोग भी जानते होइएगा कि बहुत पहले की भाषा प्राकृत, पाली, खरोष्टी ये सब हुआ करता था, लेकिन वो सब भाषा तो अब समाप्त हो गया। लेकिन संस्कृत हमारे देश की सनातन भाषा में से एक है। यह बहुत प्राचीन काल से यह भाषा चली आ रही है। जब हिंदी का जन्म भी नहीं हुआ था, उर्दू, फारसी, अरबी किसी भाषा का जन्म नहीं हुआ था, उस समय से संस्कृत चली आ रही है। संस्कृत देव भाषा है। जितने भी पुराने ग्रंथ हैं सारे के सारे आपको संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। वेद की रचना वेद व्यास ने जो की वो भी संस्कृत में ही वेद की रचना हुई है। तो संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा है। ये अलग बात है कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, और अगर ये कहें कि हमारी मातृभाषा है तो इसमें भी संशय नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभूमि हिंद है, और हिंद से ही हिंदी हुआ है। हिंदी है तो हिंद है, हिंद है तो हिंदी है। इसीलिए जब हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं तो हिंदी तो हमें आना ही चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों का हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में पैदा लिए, हिंदुस्तान में भी खासकर बिहार में ये हमारी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा भी है। हमारा राज्य बिहार है, बिहार की भाषा भी है ये। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम हिंदीवादी बहुल क्षेत्र में पैदा होकर भी हिंदी के विषय में हमें अधूरा ज्ञान ही है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप चाहिए तो हिंदी को सुदृढ़ कर सकते हैं। प्रेमचंद्र का नाम आपने सुना होगा।
जो हिंदी के बहुत बड़े नायक कवि माने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का इतिहास आपने पढ़ा होगा, उनकी जीवनी भी पढ़ी होगी, मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन प्रेमचंद्र जी जो हैं, बचपन में उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। बचपन में पढ़ाई से बहुत कतराते थे, लेकिन उनमें जागृति जगी 40 के बाद। 40 वर्षों के बाद उनमें पढ़ने के प्रति ललक पैदा हुआ और वह इतना पढ़ने में एकाग्रचित हो गए कि देखिए आज आपके बीच कविता से, कहानी से वो जाने जाते हैं। तो पढ़ने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, आप बुढ़ापे तक भी पढ़ सकते हैं। ये अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा इतना दिन का समय गुजर गया, अब हिंदी में कैसे मजबूत करूं, तो ये आपकी नादानी है सोच की। अभी भी आप चाहिए तो हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी हमारी एक भाषा है और हिंदी क्या है? भाषा क्या है? भाषा तो एक सतत प्रवाह है। भाषा क्या है? सतत प्रवाह है, जो मैं अपने मन की बात को दूसरे से अभिव्यक्त कर सकता हूँ। मेरे मन में क्या है वो दूसरा समझ जाए, जान जाए, इसीलिए भाषा के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी भाषा सतत प्रवाह होता है, कोई भी भाषा सतत प्रवाह होता है। खासकर हिंदी भाषा तो एक ऐसा प्रवाह है, हिंदी भाषा तो एक जीता जागता ऐसा प्रवाह है कि हिमालय से कन्याकुमारी, द्वारका से कामरूप तक इसे देखा जा सकता है, इसकी महत्ता को देखा जा सकता है। हिंदी एक ऐसी सतत प्रवाह है, हिंदी एक ऐसी भाषा है, जीता जागता प्रवाह है कि जिसे हम हिमालय से कन्याकुमारी तक और द्वारका से कामरूप कामाख्या तक, माने पूरे भारत के लास्ट छोर है हिमालय, उत्तर में, दक्षिण में है कन्याकुमारी, भारत की जो सीमा है, पूरब में है द्वारका, पश्चिम में है कामरूप कामाख्या। तो कहने का मतलब कि इसको चारों ओर से बांध दिया है चौहद्दी कि आप कहीं भी चले जाएं, हिंदी भाषा भाषी लोग आपको मिलेंगे ही। और ये बात जान लीजिए कि हिंदी बादशाह की शाही बाग के माली की तरह, हिंदी बादशाह के शाही बाग की माली के द्वारा सजाया गया कोई गुलदस्ता नहीं है ना? कोई गुलदस्ता नहीं है, वरन यह तो परमात्मा की इच्छा पर क्षण क्षण विकास और विस्तार पाने वाली वन स्थली है। ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से यह हिंदी क्षण क्षण सतत विकास की ओर विस्तृत क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने वाली यह वनस्थली है। यह किसी बादशाह के
शाही बाग के माली के द्वारा सजाया गया गुलदस्ता नहीं है। किसी बादशाह के शाही बाग के द्वारा, किसी बादशाह के शाही बाग के माली के द्वारा सजाया गया गुलदस्ता नहीं है। ये हिंदी है। और साहित्य, साहित्य क्या है? साहित्य जो है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज साहित्य की परिभाषा देते हुए कहे हैं कि जिसमें हित की बात सन्निहित हो, जिसमें हित की बात सन्निहित हो, उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य का मतलब क्या? दूसरे की हित की बात होनी चाहिए, स्वार्थ की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बोलने के क्रम में तो मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी इतना ही समझिए कि हमारे देश में बहुत से अत्याचारी लोग आए, आक्रमणकारी लोग आए और हमारे देश के धरोहर को, प्राकृतिक संपदा को, हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किए। बाद में चल कर के अंग्रेज आया, अंग्रेज भी पूरे देश में अंग्रेजी लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हिंदी का स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गया। लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाहते थे, उस समय अंग्रेज़ों के डर से इंग्लिश पढ़ते थे। तो हिंदी का जो ये बुरा हाल होता देख हमारे देश की सरकार को यह बात खली और यह सोचा कि एक हिंदुस्तान में रहने वाले लोग का जब हिंदी कमज़ोर हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक हिंदी को जागरूक बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है और उन्होंने, हमारी सरकार ने एक साल में दिवस निर्धारित किया, हिंदी दिवस। इस हिंदी दिवस पर लोग हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। और आप से भी मैं आशा करता हूँ कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, है कि नहीं? चूँकि आप एक हिंदुस्तानी हैं, हिंदी आना जरूरी है आपको। तो अब आइए विषय वस्तु। मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में बता रहा था। जहाँ तक पढ़ाने की बात थी, मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दिया। अब मैं आपसे 3 शब्द देता हूँ। दुकाल,
देखिए, ये 3 शब्द मैं आपके सामने लिखा हूँ। बतलाइए ये कौन इसमें तीनों में से कौन ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ? बता सकते हैं? दुकाल, दुकान, दुअन्नी। दुकाल, दुकान, दुअन्नी। इसमें बतलाइए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग से प्रेरित नहीं हो रहे हैं, अर्थात जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे टीचरों को मैंने देखा पढ़ाते हुए उपसर्ग और प्रत्यय में, तो वो मोटा मोटी इतना ही कहते हैं कि देखो जी बच्चे, किसी शब्द के पहले जो लगता है तो उपसर्ग हो गया और बाद में लगता है प्रत्यय हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ लमक, इसे आप एक शब्द कहिएगा? हाँ कहेंगे। आप कहिएगा कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो चूंकि यह निरर्थक शब्द है, इसलिए लोग कहते हैं क्या ये शब्द नहीं हुआ? नहीं, शब्द ये भी हुआ। क्या जो भिखारी है वो आदमी नहीं है क्या? भीख मांगता है तो आदमी नहीं है? आदमी वो भी है, लेकिन वो भिखारी है। कोई अपाहिज है, किसी काम का नहीं है, किसी का सर्वांग शिथिल पड़ गया है, एक जगह मोटरी के तरफ पड़ा रहता है, क्या वो आदमी नहीं है क्या? तब तुम परिभाषा ये दोगे कि नहीं, आदमी वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो खाए पिए, खुशियाँ मनाए, बोलचाल करे, है ना, काम करे। नहीं, ये कोई बात नहीं। मनुष्य वह भी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सब कुछ कर रहे हैं। इसको हम शब्द कहेंगे क्योंकि शब्द की परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अगर सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तो बाद में चल करके व्याकरण में तो ये नहीं लिखा रहता कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक शब्द हुए, जिसका अर्थ होगा वो सार्थक शब्द। अब यहाँ आइए, आप कहिएगा दुकान, दुकान, तो दू धन का मतलब समय, टाइम। तो यह एक शब्द है। दू माने क्या होता है? बुरा। दू माने बुरा। जब बुरा समय आदमी को आता है तो उसको आप बोल सकते हो दुकाल, है ना। काल का तो अर्थ है ही, और उपसर्ग उस वैसे ही शब्द में लगते हैं जिसका पहले से कुछ अर्थ हो। अब दुकान, दुकान, दू धन काल, क्या यह सार्थक है? काल,
यहाँ पर अब कहिएगा दो माने दो, एक दो माने दो भी होता है, एक दो तीन चार, तो दो और कान। लेकिन यहाँ तो दुकान का ये अर्थ नहीं हुआ। जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित स्थान पे आवश्यकता की वस्तु लेकर के बैठते हैं तो उसको दुकान कहते हैं। इसमें क्रय विक्रय होता रहता है, दुकान में क्रय विक्रय का यह माध्यम है। तो यहाँ तो इसको दुकान का तो ये शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम विग्रह किए तो दो गो कान दुकान, दो कान दुकान, क्या उस दुकान से इस दुकान का प्रयोजन बैठता है? नहीं। तो यहाँ पर कान निरर्थक हो गया, इसलिए ये दुकान क्या हुआ? ये उपसर्ग नहीं है। दुअन्नी, अन्नी माने आना, एक आना, दो आना, तीन आना। पहले के ज़माने में पैसा और आना चलता था, आज तो समझिए रुपया चलता है, ठीक है। तो दुअन्नी हो गया। इसका भी अर्थ है दो धन अन्नी, आना, एक वैल्यूएशन, रुपया का एक वैल्यू, अन्नी हुआ, आना सही अन्नी हो गया। ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और ये दुकान उपसर्ग नहीं है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि शब्दांश वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, या तो उस शब्द के विपरीत शब्द हो जाते हैं, या उस शब्द के समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द हो जाते हैं, या फिर कुछ विशेष शब्द हो जाते हैं। तो शब्द रचना का यह एक जरिया है उपसर्ग। शब्द रचना इससे होती है, और शब्दांश जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र होता है। ऐसे बातचीत के क्रम में या किताब में जब कभी वो आएगा तो किसी शब्द के साथ ही आएगा, अकेले नहीं आएगा। इसीलिए हम उसका नाम शब्दांश रख दिए। अब जैसे देखिए हल्का हल्का उपसर्ग और प्रत्यय तो आप समझ गए, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष दें आपको, प्रत्यक्ष, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन अक्ष। अक्ष मीन्स अक्षी, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग, ये सब आँख का पर्यायवाची है। तो प्रति अक्ष प्रत्यक्ष, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें ये देखिए, ये उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय हो सकता है। कान प्रत्यय, दुकान, मकान। अब आइए
प्रत्यक्ष एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि अच्छा बताओ जी बच्चों ये जो उपसर्ग है ये इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्यक्ष में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि क्या हम इसमें उपसर्ग लगा रहे हैं। तो देख लीजिए, मैं पढ़ाया था कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं और उर्दू के 19। ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग हैं और उर्दू के 19 उपसर्ग हैं। तो खास करके हिंदी के उपसर्ग से, संस्कृत के उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग। अब जैसे सुकर्म हुआ, सु माने हो गया सुंदर, कर्म मतलब हो गया कर्म, तो सुंदर कर्म सुकर्म। आप जैसे संस्कृत के जो ये 22 उपसर्ग होते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है आपको। बस उपसर्ग आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ और पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।